हमारा विशालकाय ब्रह्मांड अपने भीतर ऐसे रहस्यों को समाये बैठा है जिन्हें जानने की जद्दोजहद में न जाने हम कितने ही दशकों से जुटे हुए हैं। मगर आज अपनी रिसर्च शुरू किए सालों बीत जाने के बाद भी हम बहुत कुछ खास नहीं जान पाए हैं। स्पेस रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज के लंबे इतिहास में वैज्ञानिकों ने न केवल हमारी धरती बल्कि इससे कोसों दूर मौजूद सूरज और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों से जुड़े ढेरों अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। इसी कड़ी में साल दर साल वैज्ञानिकों द्वारा कई स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है और तब कहीं जाकर हमें अंतरिक्ष में होने वाली रहस्यमयी गतिविधियों, यहाँ होने वाली मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस और लगातार टकराकर टूटते उपग्रहों और पिंडों की जानकारी मिलती रहती है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की तलाश में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर और इसके चंद्रमाओं को गहराई से समझने के लिए साल 2011 में एक ऐसा मिशन लॉन्च किया था जिसके जरिए उन्होंने जुपिटर के विशालकाय मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सटेंसिव रेडिएशन सिग्नेचर और उसके चंद्रमाओं एवं उनके एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर और लार्ज साइज वॉल्केनोज की फ्लाईबाय के जरिए खोज की थी। ये मिशन एक ऐसा मिशन था जिसने बृहस्पति ग्रह के घने गैसीय बादलों के नीचे छिपे रहस्यों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के लेजेंडरी मिशन जूनो की, जिसने पिछले एक दशक में जुपिटर और इसके गिर्द मंडरा रहे चांदों का गहराई से अध्ययन किया और उससे जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझाने में हमारी सहायता की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जुपिटर ग्रह, उसके चंद्रमाओं और उनकी जांच पड़ताल से जुड़े नासा के सबसे लंबे मिशन में से एक मिशन जूनो के बारे में बताएंगे। हम बात करेंगे उन सभी नई जानकारियों की जिन्हें इस स्पेस प्रोब ने हम तक पहुंचाया। तो आइए बढ़ते हैं आगे और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीली ने 1610 में अपनी दूरबीन की सहायता से जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की थी। इन चांदों में से एक यूरोपा एक ऐसा चांद है जहां मौजूद परिस्थितियां पूरे सौरमंडल में धरती के बाद जीवन के लिए सबसे अनुकूल मानी गई हैं। कुछ मामलों में तो हमारे खुद के चांद और लाल ग्रह मंगल से भी बेहतर, क्योंकि इस चंद्रमा की गहराई में धरती से भी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है। इस चंद्रमा को विस्तार से समझने के लिए हम आपके लिए एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। बहरहाल, मिशन जूनो के स्पेसक्राफ्ट का निर्माण मशहूर अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया गया था। इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स को दुनिया भर के अलग अलग देशों से कैनेडी स्पेस सेंटर में लाया गया था। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स की टीम ने इसके पार्ट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में अच्छी तरह टेस्ट किया था और तब कहीं जाकर 13 साल पहले यानी 5 अगस्त सन 2011 में जूनो स्पेस प्रोब को धरती से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च को फ्लोरिडा के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से एटलस V551 रॉकेट की मदद से एग्जीक्यूट किया गया था। हालांकि इस मिशन को साल 2009 में शुरू हो जाना चाहिए था, मगर बजट की कमी के चलते इसमें 2 सालों की देरी आ गई थी। ये स्पेसक्राफ्ट दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी जनरेशन के लिए कम्प्लीटली सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। पंखुड़ी जैसे दिखने वाले इसके ये कंपोनेंट्स रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTG की बजाय सोलर पैनल से लैस हैं। ये इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर होने के बावजूद भी आज तक एनर्जी जनरेट करके दे रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी देते रहेंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 9,29,55,807.3 मील के बराबर होती है और इसी की 5 गुना दूरी पे होने के बावजूद भी आज ये स्पेसक्राफ्ट लगातार फ्लाईबाइज को एग्जीक्यूट करता जा रहा है। इस मिशन के दौरान जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, चूँकि इसका ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, इसलिए इसे गैस जाइंट भी कहा जाता है। यह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसे महज 9.9 घंटों का समय लगता है, यानी कि धरती पर बीतने वाले 9.9 घंटे जुपिटर के एक दिन के बराबर होते हैं। इस ग्रह के एक्सटेंसिव एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और अन्य दूसरे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। बात करें अगर इसकी कोर की, तो वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाए जाते हैं कि ये कोर अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होगी। इसकी रचना हाईली डेंस्ड और कंप्रेस्ड हैवी मेटल से हुई होगी।
जो बेहद हाई हीट और प्रेशर के चलते मेल्ट होकर रिवॉल्व कर रहे होंगे। लिहाजा अभी तक इसकी कोर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि ये बृहस्पति के घने बादलों के भीतर छिपी है, जिस कारण इसका इन डेप्थ व्यू ले पाना काफी चुनौतीपूर्ण है। इस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक है। यह मैग्नेटिक फील्ड इसके भीतर तक जाने वाली सोलर विंड से भी भारी होती है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी मौजूद हैं। अगर बात करें जुपिटर प्लैनेट की वेदर कंडीशंस की, तो इसे करीब से देखने पर समझा जा सकता है कि इसके वायुमंडल में तेज हवाएं और गहरे बादल हैं। इसके अलावा इसमें हाई मैग्नीट्यूड वाले भयंकर स्टॉर्म्स यानी तूफान और साइक्लोनिक क्लस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। इस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से नजर आने वाली ऑरोरास भी वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बनी थी। दरअसल धरती से देखे जाने वाली ऑरोरास के मुकाबले ये ऑरोरास काफी ज्यादा घनी थी। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की गहराई में नमकीन पानी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो सकता है। इस ग्रह पर होने वाली हरकतों को समझना वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी इतना ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस ग्रह के भीतर झांकने से हम सौर मंडल की बहुत सी गुत्थियों से भी पर्दा उठा पाएंगे। आफ्टर ऑल, इस गैस जाइंट की संरचना सौर मंडल के शुरुआती ग्रहों की संरचना जैसी ही है। एक लंबे सफर को तय करने के बाद आखिरकार साल 2016 के अगस्त महीने में ये स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति की ऑर्बिट में दाखिल होता है। मगर अब वैज्ञानिकों को इस बात का डर था कि ये स्पेस प्रोब जुपिटर ग्रह की हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से प्रभावित होने के बाद भी संतुलित रह पाएगा या नहीं। आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नासा के अनुसार जुपिटर की कक्षा से 240,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचते पहुंचते जूनो की स्पीड 34 किलोमीटर प्रति सेकंड तक जा पहुंची थी, जो कि उस समय का एक रिकॉर्ड था। बहरहाल, इस विराट आकार वाले ग्रह की कक्षा में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने इसके वायुमंडल का अध्ययन करना शुरू किया। इस कड़ी में इसके एटमॉस्फेयर के थर्मोडायनेमिक और क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित रीडिंग्स को लेना शुरू किया। ये ऑर्बिटर एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी में चक्कर लगाते हुए जुपिटर के जाइंट मून्स आयो, यूरोपा, गैनेमेड और कैलिस्टो को भी फ्लाई बाय करते हुए कई अहम तस्वीरों को साझा करता आया है। इस स्पेस प्रोब में लगे माइक्रोवेव रेडियोमीटर MWR की मदद से जुपिटर से होने वाले रेडियो एमिशंस को समझने की कोशिश की गई है। जूनो ने जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड को भी मैप किया है, जिससे इस प्लेनेट के इंटीरियर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को समझने में वैज्ञानिकों को खासा मदद हासिल हुई है। हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह का जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से कोई मुकाबला नहीं है। इस ग्रह के दायरे में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। यह धरती के मैग्नेटिक पोल से 18,000 गुना ज्यादा मजबूत है। बात करें अगर जूनो स्पेसक्राफ्ट में लगे ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स की, तो जूनो कैम इमेजिंग एक एडवांस विजुअल लाइट कैमरा है, जिसके जरिए अभी तक जुपिटर के पोल्स की सभी तस्वीरें खींची गई हैं। इसका मकसद था जुपिटर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करना, जिससे जुपिटर के सरफेस फीचर्स और एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को विजुअलाइज किया जा सके। इसके अलावा जूनो स्पेसक्राफ्ट में कई एडवांस रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैग्नेटोमीटर, जिसका काम जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है, ग्रेविटी साइंस को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी मदद से आगे चलकर वैज्ञानिकों को जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड को मैप करना था। शुरुआत में जूनो मिशन 20 महीनों तक के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अब क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का परफॉर्मेंस अच्छा था और इसमें एक्सटेंशन की अच्छी खासी गुंजाइश बाकी थी, इसलिए नासा ने इस मिशन को एक्सटेंड करने का फैसला लिया। ऐसे में इसकी अवधि को बढ़ाकर नासा ने 20 अक्टूबर 2025 तक कर दिया है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने अब तक के अपने सफर में कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, जिनमें सबसे अहम है जुपिटर के एटमॉस्फेयर का एक्सप्लोरेशन और इसका एनालिसिस। इस दिशा में जूनो ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर और दूर से नजर आने वाले अनोखे स्ट्राइप्स का निर्माण करने वाले क्लाउड, उनके कंपोजिशन और टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन किया है। ग्रेट रेड स्पॉट का एनालिसिस, यह जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर वाला रीजन है, जो एक एंटी साइक्लोनिक तूफान पैदा करता है, जो समूचे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। अपने रेडिश ऑरेंज कलर के कारण ये जुपिटर पर सबसे लोकप्रिय जगह है। स्पेसक्राफ्ट में जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के रूट्स, जुपिटर के ऑरोरास और पोलर रीजन्स को स्टडी किया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स के इंटरैक्शन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिससे आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में नए ज्ञान का स्रोत मिला। स्पेसक्राफ्ट में लगे जूनो कैम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ने जुपिटर की लाइटनिंग को कैप्चर किया, जिससे इस ग्रह पर बिजली की फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करने का एक और मौका नासा के वैज्ञानिकों को मिला।
जूनो ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा का डीप एनालिसिस किया और ये सभी खोजें जुपिटर और हमारे सोलर सिस्टम के विचित्र तत्वों को समझने में मदद करती हैं। साल 2023 के 30 दिसंबर को जूनो ने जुपिटर के चंद्रमा आयो के सबसे करीब से फ्लाईबाय को अंजाम दिया था। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा सालों में ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने इतनी करीब से होकर फ्लाईबाय परफॉर्म किया हो। इस फ्लाईबाय के दौरान जूनो स्पेसक्राफ्ट और आयो के बीच महज 930 मील यानी कि तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला ही था और यही वो घड़ी थी जब जूनो स्पेसक्राफ्ट में लगाए गए इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर की मदद से जूनो ऑर्बिटर ने बेहद ताज़ा तस्वीरें साझा की थी। जूनो कैम इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा एडवांस लाइट कैमरा है जिसकी मदद से आयो के हैरान कर देने वाले सर्फेसेस और इसके वॉल्केनिक प्लम्स के साथ ही इसके एटमॉस्फेयर के सबसे नजदीक से ली गई तस्वीरें पेश की थी। इसके बाद जूनो ने 3 फरवरी को एक बार फिर से आयो के पास से फ्लाईबाय परफॉर्म करते हुए कुछ और नई तस्वीरें ली थी। इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि आयो चंद्रमा पर ऐसे सैकड़ों विशालकाय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से कई आज भी एक्टिवली खौलते लावा से भपक रहे हैं। इससे पहले गैलीलियो और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई तस्वीरों के मुकाबले इस बार जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वैज्ञानिकों को ये बात देखने को मिली है कि तब से लेकर अब तक में आयो के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इस कड़ी में आगे चलकर इन अपडेट्स के बाद वैज्ञानिक इस चंद्रमा की गर्मी में प्रवाह, सर्द जमे हुए लावा और इससे जुड़े रहस्यों की खोजों में भी जुटे हुए हैं। इसके इंटरनल टेम्परेचर्स और थर्मोडायनेमिक्स को समझना आगे आने वाले मिशंस का एक अहम उद्देश्य रहेगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जुपिटर का मून आयो वाकई आने वाले कल में हम धरती वासियों के लिए एक घर बनने वाला है, या फिर ये सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी हॉस्टाइल मून्स की तरह बेहद हार्श और जानलेवा ऑन ग्राउंड कंडीशन से लैस होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे भी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। नमस्कार।